लोहरदगा में जीत के बाद निर्वाचित सांसद सुखदेव भगत इस वक्त हमारे साथ हैं और जीत के बाद वो कांग्रेस भवन पहुंचे थे और भव्य रूप से उनका स्वागत भी किया गया। और हमारे साथ इस वक्त हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या माहौल था और क्या कुछ तस्वीरें थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इस बार लहर कुछ अलग है और इस बार लहर जो है वो पूरी तरीके से हमारे साथ होगी। 10,000 का सिर्फ पिछली बार अंतर था और इस बार 1 लाख से ऊपर जो जीत का अंतर आपने यहाँ पर तय किया है। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के तमाम वर्कर्स को, हमारे मतदाताओं को, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग रहा और जिनके माध्यम से मैंने जीत का जो मार्जिन है 1,40,000 जो है, उनको मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और ये कह सकता हूं, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी हमारी बढ़ गई है। लेकिन एक बात मैं एक प्रायोरिटी की बात मैं कहूँगा कि अगर उन जिम्मेदारी हमारी बढ़ी है तो जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में समाज के हर वर्ग से, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे महिलाएं हो, अलग अलग सेक्टर के लोगों से, माइनॉरिटी हो या आम लोग हो, हर वर्ग से उन्होंने बातें की हैं। बात करने के बाद अपने मैनिफेस्टो हमने तैयार किया, जिसे हम संकल्प पत्र कर सकते हैं, न्याय पत्र कर सकते हैं, जो भी उस न्याय आप नाम दें। और उसके माध्यम से उन्होंने गारंटी दी है कि हम ये गारंटी देते हैं, महिलाओं के लिए अलग है, श्रमिकों के लिए अलग है, युवाओं के लिए अलग है। उसी प्रकार हमारा भी प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे इंटरेक्ट करें और उनसे बातें करें और उनकी समस्याएं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। उसके बाद हम अपनी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। उसके बाद में एक रोड मैप तैयार करेंगे और रोड मैप तैयार करने के बाद टाइम फ्रेम में उन समस्याओं का निदान करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, आपने कहा था कि इस बार जनता के मुद्दे कुछ अलग हैं। इस बार जनता जो है वो केंद्र की तरह नहीं सोच रही है, अपने लिए सोच रही है, अपने लिए क्या कर सकते हैं, जो सांसद वो चुन के भेजेंगे उस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। आपने कई सारी चीज़ों को गिनाया था, चाहे वो अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर लें या फिर सरना धर्मकोड की बात कर लें, आदिवासियों के हक की बात कर लें, उन सारी चीज़ों को अब किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे सुखदेव भगत? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आज भी बीइंग ए ट्राइबल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्राइबल जो सेंसिटिव इशू है, ट्राइबल रिलीजियस आइडेंटिटी की बात हम करें, उनकी पहचान की, धार्मिक पहचान की बात करें, सरना धर्म कोड, जिसके बाद राहुल गांधी जी ने यहाँ पे उन्होंने बोला था, यहाँ पे बसिया में कहे थे उन्होंने कि क्योंकि ये बहुत सामान्य बात है कि हर लोगों की पहचान उनके नाम से होती है। तो जहाँ अगर धार्मिक पहचान की हम बात करें तो हर धर्म के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए है, ईसाई के लिए, पारसी के लिए, जैन के है, हमारी संख्या तो करीब 15 करोड़ है। तो उनकी पहचान क्यों ना हो? और उसके लिए कोई अलग से ना संविधान संशोधन की आवश्यकता है, ना फाइनेंशियल एड की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत जेन्युइन मुद्दा है जिसे मुझे लगता है कि देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कि जो अन्य कॉलम में जहाँ हम सरना धर्म कोड लिखते थे उसे भी बंद कर दिया है। और आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया क्या, आपको बता दें कि वो आदिवासियों को बनवासी कहती है। तो ये मैंने कहा कि इसलिए आदिवासी बहुत इस बार अंदर से आक्रोशित थे। और साथ ही साथ जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। और राहुल जी ने आरक्षण और ये संविधान बचाओ की जो बात उन्होंने कही थी, ये एक ज्वलंत इशू बना हमारे यहाँ, और जिसका परिणाम अभी आपने देखा, वोट में के माध्यम से ही अब उन्हें मोदी जी को हम शिकस्त दे सकते थे। देखिए, इस बार अगर आप देखिएगा तो ट्राइबल सीटें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए। जो 5 ट्राइबल सीटें आप लोगों ने जीत दर्ज की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें लोहरदगा भी है, खूंटी भी है, चाईबासा, दुमका, राजमहल, ये सभी सीटें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए। देखिए, मैं आप बता दूं, जो आपने पिछली बार अगर हम सिंहभूम की बात करें, वो कांग्रेस के पास हमारी सीट थी। आप खूंटी में 1,500 से वो हारे थे। हम लोहरदगा की बात 9,000, तो हम लास्ट टाइम भी हम एक तरह से जीत ही गए थे। कुछ मैनिपुलेशन हुआ था उसमें। और आज हम लोगों ने अविनाश पांडे जो हमारे प्रभारी उस समय तत्कालीन प्रभारी थे, उन्होंने उन जगहों पे जो जो चुनाव लड़ रहे थे प्रभारी बना के बहुत ही माइक्रो और मैक्रो लेवल पे कैसे काम हो, उन्होंने उसकी भूमिका तैयार करी थी। बाद में हमारे आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब थे, उनको उन्होंने और गति दी और बहुत माइन्यूटली उन्होंने चीका प्रदेश नेतृत्व ने देखा। और जहाँ तक कैंडिडेट का चयन की बात हो, उसमें सामाजिक समीकरण का भी उन्होंने ध्यान रखा। उसका एक सुखद परिणाम सामने आया। जहाँ हम 2 थे, आज 5 आए। यहाँ पे
जस्ट हमें बढ़ोतरी हुई एक देख सकते हैं। और जो आपने जनरल सीटों की बात की है, अब वोट का परसेंट आप देख लें, जो गैप है वो आप देख लें, तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि जनरल सीट में हमने अच्छा नहीं किया है। हाँ, ये बात हम जरूर कह सकते हैं, जिस प्रकार मोदी जी ने एक धार्मिक नशा जिसे कह सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश में उन्होंने फैनेटिज्म का जो नशा जो है लोगों में फैला कर रखा है, उसका नशा अभी थोड़ा उतरा नहीं है, तो टाइम लगेगा। लेकिन ये उतर इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या घट गई है, वहाँ चुनाव आप देखा, एमपी की संख्या घटी है। मोदी जी स्वयं, मैं समझता हूँ कि 1.5 लाख एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत छोटा मार्जिन है, स्वयं वो पिछड़ चुके थे। और कांग्रेस पार्टी अचानक 44 से आप देखिए कहाँ पहुँच गई है, डबल आपसे भी ज़्यादा आप है। तो आप समझ सकते हैं देश किनकी और आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो मोदी जी की विश्वसनीयता घट रही है, उसे जनता ने नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कर रहा है, ये हम जरूर कहेंगे। कितना ज़्यादा अस्वस्थ है पूरी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपने कहा था कि जीत तो हमारी ज़रूर होगी, लेकिन जब वोटिंग खत्म हुई, काउंटिंग का समय आया, तो ज़रूर थोड़ा सा तो लगा होगा कि क्या होने वाला है। देखिए, मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन कोई भी आदमी, कोई परीक्षार्थी होता है, एग्जाम के रिजल्ट में थोड़ा संशय तो होता है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था। और हाँ, ये बात मैं जरूर कह रहा था कि कोई जहाँ तक आपने देखा होगा, चुनाव होने से पहले, चुनाव के बाद, अगर मेरा पुराना आपके में जो मीडिया में बातें, हमने कहा 1 लाख वोट से जी मैं जीतूंगा। और मीर साहब ने भी कहा था, हमारे प्रभारी जी ने कहा था कि पिछली बार 10,000, उसका 1 शून्य बढ़ा के 1 लाख से जीतना है, तो हमने पूरा किया। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि लोगों के बीच में एक रहता है, चाहे वो आप भी अगर आप देखे होंगे, संसद में निशिकांत दुबे की आवाज़ झारखंड से सबसे ज़्यादा गूंजती थी। क्या अब सुखदेव भगत की भी आवाज़ उसी तरीके से गूंजेगी संसद में? निशिकांत दुबे जी की आवाज़ संसद में रचनात्मक कम, कंट्रोवर्शियल इशू ज़्यादा होते थे, जिससे मैं नहीं समझता हूँ कि झारखंड को कोई फ़ायदा हुआ। निशिकांत जी की आवाज़ उस समय गूंजती तो मुझे खुशी होती कि रेलवे का पूरा विस्तार क्यों नहीं है भारत संसद गया। निशिकांत दुबे जी की आवाज़ उस समय गूंजती, हमें अच्छा होता जब हमारे जनजातियों की बात करें, ट्राइबल यहाँ के, उनके सरना धर्म कोड के बारे, उनके बारे में उन्होंने बात की। निशिकांत जी एक कंट्रोवर्शियल इशूज़ पे ज़्यादा उनकी आवाज़ गूंजी, और मेरी जो आवाज़ गूंजेगी वो रचनात्मक चीज़ों पर मेरी आवाज़ गूंजेगी। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत जी, जो कि फिलहाल जीत के बाद हमारे साथ रूबरू हुए थे और तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत किया कि आखिर किस तरीके से संसद में आवाज़ बुलंद होगी और मुद्दे आखिर क्या होंगे। वो होंगे झारखंड के मुद्दे, ट्राइबल्स के मुद्दे, जो कि सबसे ज़्यादा फिलहाल महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में मेरा साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।